हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल 2023 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2023 को सदन के पटल पे रखा और उसको पढ़ा। पूरी स्पीच सुनने के बाद कहीं ना कहीं उस स्पीच से ये प्रतीत होता है कि हमारी जो सरकार है उसके इरादे बड़े नेक हैं। उनकी जो मंशा है वो एसएससी को रियायत देने के लिए है। काफी सारे चेंजेस इस तरीके के किए गए जो पहले कोर्ट्स ने डिसाइड किए एसएससी के फेवर में, और उनको अब रिवर्स कर दिया गया है। ऐसा ट्रेंड जो है वो 2021 और 2022 के बजट में भी देखा गया था। पूरा बजट बहुत बढ़िया बजट है। बेसिक लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख कर दिया गया है। कुछ जो छोटा एसएससी है उसके लिए रियायत देने की कोशिश की गई है। लिटिगेशन को कम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अपील्स का दोबारा कंसेप्ट लाया गया है। और जो डिजिटाइजेशन के कंसेप्ट को महत्ता को बताते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो रिटर्न्स प्रोसेस होती हैं, जो 45% ऑफ द रिटर्न्स हैं टैक्स पेयर की, वो 24 घंटे के अंदर प्रोसेस हो गई। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि वो टाइम था जब रिफंड के लिए एसएससी को डिपार्टमेंट के धक्के खाने पड़ते थे, और अब जैसे ही हम रिटर्न अपलोड करते हैं, कई लोगों का तो ये कहना है कि उनको विद इन 2-3 डेज भी रिफंड आया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक और इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दी। ये कहा कि जो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड है रिटर्न का, वो पिछले 8 सालों में 93 दिन से घट के 16 दिन रह गया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काफी सारे चेंजेस किए गए। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। 6 स्लैब्स को घटा करके 5 कर दिया गया है। ये सारी चीजें छोटी मोटी उठापटक हर बजट में होती है। मेरी इस बजट से जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि हमने पिछले टाइम के अंदर लिटिगेशन के अंदर ये देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो ना होने की वजह से जब एसएससी कोर्ट्स के पास जाता है, हाई कोर्ट्स में जाता है, रिट के अंदर जाता है, तो कोर्ट्स जो है ये बात तो मानती हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की धज्जियां उड़ाई गई, और उस मैटर उन ऑर्डर्स को क्वैश भी कर देती हैं, उन नोटिस को भी क्वैश कर देती हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड हमारे असेसिंग ऑफिसर्स को एक दोबारा बैटिंग करने का एक मौका देती हैं। तो मेरा ये मानना था, और मेरा ये हमारे सरकार से अपील है कि जहां पे हाई कोर्ट जैसा फोरम किसी असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश कर देता है या नोटिस को क्वैश कर देता है, इस तरीके का प्रोविजन लाया जाना चाहिए कि किसी भी हालत में असेसिंग ऑफिसर को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। यदि कुछ नोटिस और ऑर्डर्स ऐसे क्वैश हो जाएंगे तो सरकार भी अपने ऑफिसर से कहेगी कि आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन ना होने से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, आप धैर्य से ऑर्डर पास करें। ऐसा कानून जो है वो स्टैट्यूट पे आना चाहिए कि जहां पे हमारी हाई कोर्ट्स ने नोटिस को क्वैश कर दिया, वहां पे किसी भी सूरत के अंदर मैटर रिमांड बैक नहीं होना चाहिए। उस केस में जो एसएससी है वो इतना ज्यादा सफर करता है जिससे उसका एक फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर विश्वास टूटता है। बहरहाल, इस परिचय के साथ ओवरऑल ये बजट एक निम्न वर्ग के लिए बहुत ही सहायक है। कुछ बेनिफिट जो है वो हायर क्लास को भी देने की कोशिश की गई है। कुछ सरचार्ज के अंदर रिडक्शन किया गया है। ये सब छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आप लोगों ने सब व्हाट्सएप ग्रुप पे या टीवी में भी देख लिए होंगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अपने इस लेक्चर में, जो कि पार्ट्स में मैंने रिकॉर्ड किया है, फिर बाद में उनको कंबाइन किया है, कि मैं आपके सामने सारे प्रोविजंस को, जो मेन प्रोविजंस हैं, उनको इलैबोरेट कर सकूं। फिर भी हो सकता है कि मेरे इंटरप्रिटेशन के अंदर कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे अपॉलॉजी लेना चाहूंगा। इसके साथ हम अपने इस बजट एनालिसिस को शुरू करते हैं। फाइनेंस बिल 2023 के अंदर जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, उसके अंदर जो पहला चेंज है वो सेक्शन 43B क्लॉज H जो है इंट्रोड्यूस की गई है। हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं
जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाए। ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 43B खर्चों को पेमेंट बेसिस पर अलाउ करने की बात करता है, तो सेक्शन 43B क्लॉज H इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि ये कहती है कि जो कोई भी पेमेंट्स एमएसएमई एंटरप्राइजेस को पे करनी है, वो सारी पेमेंट्स एसएससी को अलाउ होंगी पेमेंट बेसिस पर। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कंपनी किसी एमएसएमई से सर्विसेज लेती है या गुड्स परचेज करती है, तो उसका खर्चा तभी मिलेगा अब जब वो कंपनी उस एमएसएमई संस्था को, एंटरप्राइज को एमएसएमई एक्ट के अंदर जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम के अंदर पेमेंट कर देती है। अब जब हम आते हैं एमएसएमई एक्ट पर, तो उसके अंदर यह कहा गया है कि यदि किसी एग्रीमेंट के तहत यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है एमएसएमई के साथ, तो वो एग्रीमेंट 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप यदि किसी एमएसएमई से कोई चीज खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, तो मैक्सिमम जो आपको पेमेंट करनी है वो 45 दिन के अंदर करनी है यदि एग्रीमेंट है। और यदि आपने एग्रीमेंट भी नहीं किया तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना जब भी वो कंप्यूटेशन बनाएंगे तो ये देखना है कि जिसको उन्होंने पेमेंट करनी है, वो यदि एमएसएमई में आते हैं तो क्या उनको मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दी गई है। यदि ये पेमेंट नहीं की है तो वो उनको खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त इस फाइनेंस बिल के अंदर चेंज प्रपोज किया गया है। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है और इस चेंज के बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट चेंज जो है वो शुगर से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव है उनके लिए है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनका यह था कि उनको जो गन्ना उत्पादक होते हैं उनको 2 प्राइसेस पे करने होते हैं। एक है एसएमपी जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, और उसके ऊपर उनको एक एफसीपी पे करना होता है, फाइनल केन प्राइस। तो जब ये सोसाइटीज जो हैं, कोऑपरेटिव्स जो हैं, वो उनको एफसीपी पे करती थी, फाइनल केन प्राइस पे करती थी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये कहते थे कि ये प्रॉफिट के नेचर में है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसी चीज को काउंटर करने के लिए असेसमेंट ईयर 2016-17 से एक बदलाव लाया गया था, एक सेक्शन लाया गया था, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 17, जो कि ये कहता था कि जो एफसीपी है उसका भी खर्चा अलाउ होगा। अब वो चीज तो डिस्प्यूट खत्म हो गया था, लेकिन बात ये थी कि जो असेसमेंट ईयर 16-17 से पहले के डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए क्या होगा। तो उसको अब इस बजट में क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यदि कोई ऐसे खर्चे पुराने सालों में डेबिट किए गए हैं और वो एसएससी ने क्लेम भी नहीं किए हैं, तो सेक्शन 154 के मुताबिक अब वो उसमें एप्लीकेशन लगा करके एसएससी उस एफसीपी फाइनल केन प्राइस का भी बेनिफिट ले सकता है। ये भी एक वेलकम चेंज है जिससे एक लिटिगेशन को दूर करने में मदद मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज है सेक्शन 194N में। इसके अंदर जो कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दी गई है। हमें पता है कि जब हम बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं तो एक प्रोविजन ये है कि यदि हम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो हमारा 2% टीडीएस कटेगा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ बेनिफिट देते हुए, क्योंकि उनको ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, तो उन केसेस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में उस लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक से 3 करोड़ रुपए तक का कैश निकालती हैं साल में, तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद जो है वो 2% टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके ही और कुछ रिलैक्सेशन दी गई है सेक्शन 269 एसएस के अंदर और सेक्शन 269 के अंदर। ये दोनों सेक्शन हमको पता है कि कैश में लोन लेने और कैश में लोन रीपे करने पर
एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगती है। लेकिन और ये लिमिट जो है वो 20,000 रुपए की है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ये कह दिया गया है कि यदि ये अपने मेंबर्स से 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं या उन मेंबर्स को ये जो सोसाइटीज हैं या तो ये उनसे 2 लाख रुपए तक का लोन लेती हैं या उनको रीपे करती हैं कैश में, तो उस केस के अंदर जो 20,000 रुपए वाली लिमिट है वो 20,000 ना एप्लीकेबल होकर के 2 लाख रुपए एप्लीकेबल होगी। इसके अंदर ये कहा गया है कि यदि वो अपने मेंबर से लोन लेते हैं या वो किसी और दूसरे को भी, 2 सोसाइटीज का नाम दिया गया है, पीएसीएस और पीसीएआरडी। पीएसीएस का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और पीसीएआरडी का मतलब है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो यदि ये अपने मेंबर से लेते हैं या उनको वापसी करते हैं या इन 2 सोसाइटीज से लेते हैं, तो उस केस में जो सेक्शन 269 एसएस और 269 टी की लिमिट है वो 20,000 ना होकर के 2 लाख रुपए तक होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये 2 लाख रुपए तक कैश में लोन ले सकते हैं अपने मेंबर से या उनको रीपे कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो स्टार्टअप के केस के अंदर लॉसेस को सेट ऑफ करने की रिगार्ड में लाई गई है। सेक्शन 79 ये कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड के केस के अंदर जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती, जिस साल का लॉस होता है उस साल के अंदर और जिस साल के अंदर आप लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं, उन दोनों सालों में 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग कम से कम सेम होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टअप के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि यदि स्टार्टअप ने शुरू के 7 सालों के अंदर कोई लॉस इनकर किया है तो कोई भी वो 3 साल ले सकते हैं उस 10 सालों के पीरियड में उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। अब ये दिक्कत आ रही थी कि जो ये 7 साल वाला पीरियड था, इस 7 साल को इंक्रीज करके उन्होंने इसको भी 7 को 10 साल कर दिया है। अब ये कंडीशन नहीं है कि आपको शुरू के 7 सालों के अंदर स्टार्टअप के केस में लॉस होना चाहिए। अब वो उस 7 साल के पीरियड को भी बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो भी स्टार्टअप्स को लेकर के लाई गई है। सेक्शन 80 आईएसी के अंदर जो एग्जम्पशन अवेलेबल थी स्टार्टअप्स को, वो ये था कि यदि वो अपना काम 1 अप्रैल 2023 तक शुरू कर लेते हैं तो उनको सेक्शन 80 आईएसी के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। अब इस सनसेट क्लोज को 1 अप्रैल 2023 का पीरियड बढ़ा करके उसको 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो एक स्कीम के अंदर लाई गई है, जिस स्कीम के तहत एक एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जब ये गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट बोला जाता है। एसएससी अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रांसफर कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जब ये ट्रांसफर कर रहा था एसएससी तो कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी, जिसको इस बजट प्रपोजल के अंदर क्लैरिफाई किया गया है। पहली बात तो ये कही गई है कि सेक्शन 47 के अंदर जब फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रांसफर किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल गोल्ड में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसको सेक्शन 47 के मुताबिक ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरा, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जब एसएससी फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रांसफर करेगा तो जो फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट है वही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की कॉस्ट मानी जाएगी, या जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल गोल्ड में ट्रांसफर करेगा एसएससी तो जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की जो कॉस्ट होगी वही फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट, इसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है वो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर के, जो कि सेक्शन 2
क्लॉज 42A के अंदर है। उसके बारे में यह कहा गया है कि यदि एसएससी फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रांसफर करके यदि बेचता है तो जितने पीरियड के लिए एसएससी ने अपना गोल्ड फिजिकल गोल्ड के बतौर भी रखा है वो पीरियड भी पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से एसएससी यदि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करके सेल करता है तो जितना पीरियड एसएससी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को रखा वो पीरियड भी उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। तो ये एक वेलकम क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट, उसके अंदर टैक्स इंसेंटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में कहा गया है। तो ये बहुत ज्यादा हर एक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बहुत ही मैक्रो लेवल पर इंपैक्ट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट चेंज जो है वो ये आया है कि एक नया सेक्शन 1046A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, बहुत ही फेमस जजमेंट है, जिस जजमेंट का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जजमेंट 19 जनवरी 2022 को आया था, जिसके अंदर कोर्ट ने एक कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर काफी लंबा चौड़ा जो है वो एक जजमेंट दिया था। अब सरकार को ये डर था कि इस जजमेंट आने की वजह से जो वो सारी बॉडीज हैं जिनको सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर स्थापित किया जाता है और जो कि सेक्शन 12A की एग्जम्पशन को एंजॉय कर रही होती हैं या सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन को एंजॉय कर रही होती हैं, और वो जो चार्जेस ले रहे होते हैं पब्लिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करने का, कहीं वो सब जो है वो खटाई में ना पड़ जाए और उनके ऊपर जो है वो लिटिगेशन ना हो जाए। तो उसके लिए ही एक प्रिकॉशनरी बेसिस पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 46A इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर ये प्रपोज्ड है कि वो सारी बॉडीज जो कि सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर बनाई गई हैं और उनका मकसद हाउसिंग एकोमोडेशन को डेवलप करना है या सिटीज को, विलेजेस को या टाउन्स को डेवलप करना है या किसी और जनरल बेनिफिट के लिए, पब्लिक के जनरल बेनिफिट के लिए कोई एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को कमर्शियल नहीं माना जाएगा और उनको सेक्शन 12 का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो सेक्शन 72A और सेक्शन 72AA के लिए है। ये दोनों सेक्शंस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के बारे में बात करते हैं। जब कंपनीज अमलगमेट होती हैं तो जनरल प्रोविजन ये होता है कि जो कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है तो उसके लॉसेस और डेप्रिसिएशन को जिस कंपनी में मर्ज हो रही है वो कंपनी जो है वो क्लेम कर सकती है। आज का दौर डिस इन्वेस्टमेंट का है, जहां पे सरकार जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में अपना स्टेक जो है वो बेच रही है। तो ऐसे केसेस में जो कंपनियां सरकार का स्टेक खरीद रही हैं उनको बेनिफिट देने के लिए इन दोनों सेक्शंस का बेनिफिट डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए भी एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि पहले वो खाली अमलगमेशन के लिए था, तो उसको स्पेसिफिकली जो है वो क्लॉज डाल करके डिस इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट बहुत मैक्रो लेवल पर है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी के लिए, क्योंकि बहुत इसके अंदर जो स्टेक होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत कम असेसीज पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट जो है एक अमेंडमेंट लाई गई है सेक्शन 115BAE। इससे पहले 2019 के अंदर सेक्शन 115BAB लाया गया था, जिसके अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए जो प्रपोज्ड रेट था, जो टैक्स रेट था वो 15% है। उसके अंदर 2-3 मेन कंडीशंस थी कि जो कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है वो 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 हो, बाद में उसको 2023 को 2024 कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि वो कंपनीज जो हैं वो कोई भी और दूसरे एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगी। इसी तरीके से, इसी तर्ज पर जो
मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो ये मांग कर रही थी कि हमें भी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो 15% है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उनके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कंडीशंस करीबन कंपनीज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स के लिए सेम है। सेक्शन है 115BAE। पहली बात, ये मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एप्लीकेबल है। इसके अंदर भी जो कंसेशनल रेट है वो 15% का है। एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि ये ऑप्शनल है। इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव जो है वो कोई भी और दूसरी डिडक्शन और एग्जम्पशन जो है वो क्लेम ना कर रही हो। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यदि एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव इससे बाहर नहीं आ सकती। लेकिन यदि हम इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट को पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि उसने कोई कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं की तो वो इस एग्जम्पशन से बाहर आ जाएगी। तो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को यदि इस ऑप्शन से बाहर आना है तो वो उसकी कोई भी कंडीशन का ब्रीच कर देगी तो वो ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ जाएगी। दूसरा, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो इनकम्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होंगी उन इनकम्स पर फ्लैट 22% का टैक्स देना होगा और कोई भी एक्सपेंसेस और डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसमें इस स्कीम में यह कहा गया है कि जो कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जाता होगा जिन असेट्स पे, वहां पर भी जो टैक्स रेट है वो 22% का लगेगा। नेक्स्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 35D प्रीमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन को लेकर के है। सेक्शन 35D के अंदर जो प्रीमिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, मार्केट सर्वे के लिए, कोई इंजीनियरिंग सर्वे के लिए या कोई और सर्वे के लिए, तो ये सारी एक्टिविटी या तो एसएससी को खुद करनी होती है, इन हाउस करनी होती है, या ऐसी कंसर्न के द्वारा करानी होती है जो कंसर्न सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा मनोनीत किया गया हो। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती थी कि ऐसी कंसर्न को ढूंढना, क्योंकि उनके अपने एक टेंटेंस होते हैं और उनकी कॉस्टिंग ज्यादा हो सकती है, या वो हो सकता है कि एसएससी उनसे ये सर्विसेज ना लेना चाहता हो। तो इस वजह से सेक्शन 35D के एक्सपेंसेस को क्लेम करने में एसएससी को परेशानी आ रही थी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सेक्शन 35D में ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि एसएससी प्रीमियरली एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकता है यदि एसएससी उन सारे खर्चों को खुद कर लेता है और उनकी एक स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को और प्रेस्क्राइब्ड मैनर को, जो कि बाद में प्रेस्क्राइब किया जाएगा, उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सबमिट कर देता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA के अंदर है। पहले ही ये दोनों सेक्शन जो हैं इनके ऊपर इतनी लिटिगेशन है, सेक्शन 44AD 44ADA, और जब उसको टैक्स ऑडिट के साथ 44AB के साथ मिला देते हैं तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं कि मेरे मुताबिक तो यदि कोई एसएससी सेक्शन 44AD में जाता है या अपना टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB में नहीं कराता, लिमिट यदि उसकी लिमिट 5 करोड़ रुपए है, और यदि कोई डिपार्टमेंट से क्वेरी आ जाती है इस चीज को लेकर के या सीपीसी से, तो वो उन कंडीशंस को यही बताने में सक्षम नहीं हो पाएगा कि मैं इन कंडीशंस को पूरी कर रहा हूं। बहरहाल जो बदलाव लाया गया है वो ये लाया गया है कि सेक्शन 44AD का बेनिफिट उस एसएससी को मिलता था जो कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप है, इसमें एलएलपी इंक्लूड नहीं है, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। और एक प्रोफेशनल को बेनिफिट तब मिलता था जब उसकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 50 लाख रुपए है। अब 44AD के अंदर 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। उसकी कंडीशन ये है कि उस एसएससी की जो कैश रिसीट है वो टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो 3 करोड़ रुपए का बेनिफिट ले पाएगा। प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44ADA के अंदर जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर के उसको 75 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन यही है कि यदि प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट कैश रिसीट से यदि कंपेयर करें तो कैश रिसीट जो है
वो ग्रॉस रिसीट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसको बढ़ी हुई लिमिट्स का बेनिफिट मिल सकता है। अब आता है नेक्स्ट अमेंडमेंट के बारे में। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो सेक्शन 197 के अंदर की गई है। सेक्शन 197 के अंदर कोई भी असेसी जिसका टीडीएस कटता है वो डिपार्टमेंट में एक अर्जी लगा सकता है कि मेरा टीडीएस या तो निल रेट पे काटा जाए या जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है उससे कम पे काटा जाए। उसके अंदर सेक्शन 197 के अंदर काफी सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। उसके अंदर सेक्शन 194 LBA नहीं है। पहली बात तो यह है कि सेक्शन 194 LBA है किसके लिए, तो LBA है बिजनेस ट्रस्ट के लिए जो कि टैक्स डिडक्ट करती है इंटरेस्ट इनकम के लिए, और उसके अंदर वो 5% का रेट है। तो वो लोग कहते थे कि साहब ये नॉन रेजिडेंट के केस में 5% टीडीएस काटना होता है, ये ज्यादा है और हम 197 के अंदर भी एप्लीकेशन नहीं लगा पाते, तो हमें भी 197 के अंदर कवर किया जाए। तो उनकी एक इस दरख्वास्त पे सेक्शन 194 LBA को भी सेक्शन 197 में लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस की एप्लीकेशन लगाने के लिए उसको इंक्लूड कर दिया गया है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट्स हैं वो वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस एंटी अवॉइडेंस के हेड के अंदर हैं। सेक्शन 9 के अंदर 2019 के अंदर एक बदलाव लाया गया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि यदि कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता है तो वो इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और नॉन रेजिडेंट को उस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। जब ये अमेंडमेंट लाई गई 2019 के अंदर, तो उससे पहले नॉन रेजिडेंट्स को जो गिफ्ट मिलते थे वो लोग उसका ये कहते थे कि ये हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट है, ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, और इसीलिए 2019 में अमेंडमेंट ला करके रेजिडेंट को कवर कर दिया गया। अब उसके बाद क्योंकि जब अमेंडमेंट लाई गई सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 8 के अंदर, तो उसके अंदर खाली नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ था, उसके अंदर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं था। तो काफी सारे इंस्टांसेस ऐसे आए जहां पे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ने को गिफ्ट मिला 50,000 रुपए से ज्यादा, और उन्होंने कहा कि हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 के अंदर नहीं आते। तो उस लूप होल को प्लग करने के लिए अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 के अंदर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को भी क्लब कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यदि कोई रेजिडेंट अब किसी नॉन रेजिडेंट को या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को गिफ्ट देता है तो वो इंडिया में इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और उसके ऊपर रेजिडेंट को या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 1022B। इसके अंदर नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज को एग्जम्पशन दी जाती है उसकी इनकम से, क्योंकि अब सरकार एक ऐसे पाथ पर है जहां पर एग्जम्पशंस को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो उसी की अवज में नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज को जो एग्जम्पशन अवेलेबल थी सेक्शन 1023B के अंदर, उसको अब 1 अप्रैल 2024 से विड्रॉ कर दिया गया है। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर्स। बिजनेस ट्रस्ट को कुछ इनकम आती है जो कि एग्जेम्प्ट है उनके हाथ में। अब जब ये इनकम बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर्स को देते हैं तो वो लोग उसकी एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते हैं। तो एक अमेंडमेंट ला करके अब ये कह दिया गया है कि जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है और यदि वो इनकम यूनिट होल्डर्स को बांटी जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये एक जरिया बन गया था टैक्स को एस्केप करने का, तो उसको प्लग करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 193। सेक्शन 193 की क्लॉज 9 ये कहती है कि यदि किसी लिस्टेड कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं और वो डिबेंचर्स डीमैट के फॉर्म में है तो कंपनी को इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जिसको भी इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या हो रहा था, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट मिल रहा था उसका टीडीएस नहीं कट रहा था और वो लोग अपनी
ये पाया गया कि वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे और उस इनकम को शो नहीं कर रहे थे, तो उस चीज को लूप में लाने के लिए सेक्शन 193 की क्लॉज 9 को डिलीट कर दिया गया है, जो कि ये एग्जम्पशन देती थी कि एक लिस्टेड कंपनी जिसके डिबेंचर्स डीमैट में है, यदि वो उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देती है तो उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब उस क्लॉज को डिलीट करके क्लियर हो गया है कि अब उस लिस्टेड कंपनी को उन डिबेंचर्स पर भी जो कि डीमैट की फॉर्म में है उनके ऊपर टीडीएस काटना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाया गया है वो सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB के अंदर लाया गया है। सेक्शन 44BB नॉन रेजिडेंट के केस में प्रेजम्पटिव बेसिस पर इनकम कैलकुलेट करने के बारे में है, जहां पर एसएससी प्लांट और मशीनरी का हायरिंग बिजनेस करता है जो कि मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरीके से सेक्शन 44BBB भी प्रेजम्पटिव इनकम के बारे में बात करता है और यह सेक्शन भी नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। और इसके अंदर भी यदि एसएससी का बिजनेस सिविल कंस्ट्रक्शन को लेकर के है तो उस केस में वो प्रेजम्पटिव इनकम ले सकता है। इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो प्रेजम्पटिव इनकम का रेट है वो 10% है। इन दोनों प्रोविजंस के अंदर एसएससी इन प्रोविजंस का मिसयूज इस तरीके से कर रहा था कि जिन सालों के अंदर एसएससी को लॉस हो रहा था उस साल के लॉसेस को और उस साल के डेप्रिसिएशन को एसएससी उन सालों के प्रेजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ कर रहा था जिन सालों में एसएससी को लॉस ना होकर के प्रॉफिट हो रहा था, और एसएससी उन सालों में प्रेजम्पटिव इनकम के अंदर सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB को अवेल कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन सालों के अंदर एसएससी को लॉस होता था उस लॉस को एसएससी उन सालों की प्रेजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ कर रहा था जिन सालों में एसएससी प्रेजम्पटिव इनकम पे टैक्स देता था। तो उस लूप को प्लग करने के लिए इस बजट के अंदर यह प्रपोज किया गया है कि ऐसा लॉस जो है वो प्रेजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकेगा सेक्शन 44BB के अंदर और सेक्शन 44BBB के अंदर। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर के है। एक सेक्शन 194B है जो कि कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी के केस में यदि 10,000 रुपए से ज्यादा डिडक्टर पे कर रहा है जिसने लॉटरी जीती है तो 10% टीडीएस काटना है। इसी तरीके से सेक्शन 194BB है जो कि कहता है हॉर्स रेसेस के केस में 10% का टीडीएस काटना है। इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो लॉटरी करवा रहे थे या जो हॉर्स रेसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो टीडीएस ना काटना पड़े, इसीलिए हर विन को 10,000 से कम दिखा करके ये कहते थे कि ये प्रोविजन जो है वो ईच विन के ऊपर एप्लीकेबल है और टीडीएस नहीं काट रहे थे हर ट्रांजैक्शन को 10,000 रुपए से कम रख करके। तो पहली बात तो यह है कि इन दोनों प्रोविजंस के अंदर ये बदलाव कर दिया गया है। ये स्पेसिफिकली डाल दिया गया है कि सेक्शन 194B जो कि लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स के लिए कहता है और सेक्शन 194B जो कि टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस के बारे में कहता है, उन दोनों के अंदर यह प्रावधान ला दिया गया है कि जो टीडीएस है वो यदि जो विनिंग्स है वो 10,000 से ज्यादा है साल के अंदर तो आपको टीडीएस काटना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 194BA जो कि नया टीडीएस का प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग को स्पेसिफिकली डाला गया है और साथ के साथ यह भी कह दिया गया है कि जो ऊपर वाले सेक्शन है 194B या 194BB उनके अंदर से ऑनलाइन गेमिंग उसमें कवर नहीं होगी क्योंकि अब ऑनलाइन गेमिंग सेक्शन 194BA के अंदर कवर होगी। तो पहली बात तो इस प्रोविजन में जो डाला गया है वो ये कहा गया है कि ये प्रोविजन 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये कहा गया है कि इसके अंदर जो टीडीएस काटना है वो साल के अंत में काटना है, लेकिन यदि जिसका टीडीएस काटा जाना है यदि वो उन विनिंग्स को पहले विड्रॉ कर लेता है
तो हर विड्रॉल पर डिडक्टर जो है वो टीडीएस काटेगा। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि यदि ये विनिंग्स कैश में ना होकर के काइंड में है ऑनलाइन गेमिंग के केस में भी, तो डिडक्टर को ये इंश्योर करना है कि जो टीडीएस है वो प्रॉपर जो है वो कटे। कहने का मतलब है कि यदि किसी डिडक्टर ने ऑनलाइन गेमिंग कराई और किसी को 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दी, तो कैसे टीडीएस कटेगा? तो सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी ये होगी कि जिसने ऑनलाइन गेमिंग में मोटरसाइकिल जीती है उससे 30,000 रुपए ले, उसका टीडीएस काटे और फिर उसको जमा करे। इसी तरीके से सेक्शन 115 BBJ इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि ये कहता है कि यदि ऑनलाइन गेमिंग है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा और बाकी इनकम में बाकी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट कुछ टीसीएस के प्रोविजंस में चेंज किया गया है। उसके अंदर ये कहा गया है कि यदि ओवरसीज टूर पैकेज है तो जो पहले 5% टीसीएस कलेक्ट करना था तो वो 5% ना करके 20% टीसीएस जो है कलेक्ट करना है। और एनी अदर केस के अंदर जो कि मेमोरेंडम टू द बजट में दिए हुए हैं, जहां पे 5% का रेट था वहां पे भी 20% टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F की एग्जाम्पशन को लेकर के। ये दोनों एग्जाम्पशन जो लाई गई थी वो बेसिकली जो इनका मेन मकसद था वो ये था कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना था ताकि लोग अपने घरों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएं। लेकिन ये देखा गया है कि जो बहुत नेट वर्थी असेसीज हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है वो इन प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे थे काफी लेविश और महंगे घर खरीदने के लिए। तो इन दोनों प्रोविजंस को मिलाकर के जो लिमिट कर दी गई है वो अब 10 करोड़ रुपए कर दी गई है कि आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो 10 करोड़ रुपए से मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस को लेकर के है कैपिटल गेन की टैक्सेशन के लिए मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स के केस में। जो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं वो लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं और उनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो 10% से लगता है विदाउट इंडेक्सेशन। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 50AA प्रपोज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो उनकी सेल कंसिडरेशन होगी, जो उनको बेच के पैसा मिलेगा वो सेल कंसिडरेशन रहेगा, जो कि उनको खरीदने में जो भी एसएससी का पैसा लगा होगा वो कॉस्ट माना जाएगा और जो भी एक्सपेंसेस उन डिबेंचर्स को बेचने में होंगे जैसे कि कमीशन हो गया या कोई अदर खर्चा हो गया, वो सारे जो है वो सेल कंसिडरेशन में से माइनस किए जाएंगे। तो ये वाला जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का है बेसिकली कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से कॉस्ट माइनस की जाएगी और जो सेल के एक्सपेंसेस हैं वो सेल कंसिडरेशन में से माइनस किए जाएंगे। दूसरा जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो कई जगह डिपार्टमेंट ने ये पाया है कि एसएससी जो है वो अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो कम कर लेते हैं और कम करने की वजह से उसका जो फार रीचिंग इफेक्ट होता है वो डिपार्टमेंट को परमानेंट टैक्स का नुकसान हो रहा होता है। तो इसीलिए एक ब्रॉड हेडिंग के साथ प्रिवेंटिंग परमानेंट डेफरल और टैक्सेस थ्रू अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए एक प्रावधान लाया गया है जिसके अंदर जब असेसमेंट चल रही होगी सेक्शन 142 का नोटिस भेज करके जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकता है एसएससी की इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। जैसे स्पेशल ऑडिट के लिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो कह सकता है, उसी तरीके से सेक्शन 142 के अंदर अब ये पावर दे दी गई है असेसिंग ऑफिसर को कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स यदि असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि एसएससी ने अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ठीक नहीं किया जिसका इफेक्ट परमानेंट डेफरल और टैक्सेस है, तो उस केस में कॉस्ट अकाउंटेंट से वैल्यूएशन करवा सकता है असेसिंग ऑफिसर। जब ये वैल्यूएशन कराया जाएगा तो जो भी इस वैल्यूएशन की ऑडिट फीस होगी कॉस्ट अकाउंटेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी
जब भी जो कॉस्ट अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी उसके बारे में एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। लेकिन यदि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कराया गया है तो उस केस में एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का मतलब नहीं उठता। इसी तरीके से सेक्शन 153 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 142 के अंदर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करवाता है तो उस केस में जितना भी पीरियड इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कराने में लगेगा वो लिमिटेशन पीरियड से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 295 के अंदर भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि सीबीडीटी को ये कहा जाएगा कि वो जो प्रॉपर रूल्स हैं वो उसके लिए बनाए, जो लेजिस्लेचर है वो उसके रूल्स बनाए, ताकि जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो वैल्यूएशन का फॉर्मेट है उसके साथ डिपार्टमेंट आए। नेक्स्ट जो है वो प्रोविजन है रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। पिछले बजट्स के अंदर यूनिट लिंक्ड जो प्लान्स थे, यूलिप थे, उनके बारे में पहले ये अमेंडमेंट आ चुका है, जहां पे ये कहा जाता है कि यदि यूलिप के अंदर साल के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसी पॉलिसी में एसएससी देता है तो उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन यूलिप के अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उनकी टैक्सेबिलिटी का प्रावधान नहीं था। खाली ये बात जरूर थी कि यदि एसएससी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है और ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर जिस साल में एसएससी प्रीमियम देता है वो प्रीमियम यदि सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं है तो वो वाली सारी पॉलिसीज जो है वो एग्जेम्प्ट थी। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है और ये प्रावधान लाया गया है कि यदि एसएससी कोई अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस दिए गए हैं। वो ये प्रोविजंस है कि जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। उस मैच्योरिटी में से जितना भी एसएससी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एसएससी उसको डिडक्ट कर पाएगा यदि एसएससी ने उस प्रीमियम का डिडक्शन ऑलरेडी नहीं लिया है। सेकंड, ये जो प्रोविजंस हैं वो उन पॉलिसीज के लिए एप्लीकेबल होंगे जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू की गई हैं। जो पुरानी पॉलिसीज हैं एसएससी ने ली हुई हैं उनके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन जो मेन कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि पहली बात तो ये जो प्रोविजन है वो पॉलिसी वाइज है। यदि सारी पॉलिसीज का प्रीमियम इकट्ठा करके नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल पॉलिसीज का देखेंगे। ये यदि खाली एक पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसकी मैच्योरिटी वैल्यू टैक्सेबल होगी। दूसरा, ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू की गई हो। थर्ड, जो अमाउंट है वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, उसमें से जो प्रीमियम है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा यदि उस प्रीमियम का एसएससी ने डिडक्शन नहीं लिया है। नेक्स्ट है विल नॉट अप्लाई ऑन सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये मैंने आपको बता दिया कि यदि ये प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा भी पे कर रहा है एसएससी, लेकिन यदि मैच्योरिटी वैल्यू एट द डेथ ऑफ द एसएससी मिली है उसके लीगल ईयर्स को, तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसके अंदर बोनस भी इंक्लूड होगा उसकी टैक्सेबिलिटी को लेकर के, मतलब बोनस भी जो है उसके अंदर टैक्सेबल होगा। अभी सरकार ने यह कहा है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, कि जो पूरा तरीका है इसका डिटेल्ड कंप्यूटेशन का मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अंदर यह भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इसके अंदर यूलिप और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस हैं। कॉन्सिक्वेंटली सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 को इंट्रोड्यूस किया गया है अदर इनकम में इस अमाउंट को इंक्लूड करने के। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो एक तरीके से क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है। एक सेक्शन है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A जो कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में सेल कंसिडरेशन की बात करता है। वो ये कहता है कि जो सेल कंसिडरेशन है वो ली जाएगी जो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है प्लस
जितना अमाउंट एसएससी को कैश में मिला है, खाली इतनी बात लिखता है। वहां पे कैश पे सेंटेंस खत्म हो जाता है, वहां पे बैंक और बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर मोड नहीं है। लेकिन सेक्शन 194 आईसी जो है, जो कि टीडीएस का प्रोविजन है, उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जो टीडीएस काटना है वो कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट और एनी अदर मोड भी है। तो यदि हम इस सेक्शन के मॉडिफिकेशन का मेमोरेंडम पढ़ें तो मेमोरेंडम ये कहता है कि एसएससी ये प्ली लेता था कि साहब मैं तो सेल कंसीडरेशन जो लूंगा वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और वो अमाउंट जो कि कैश में मिला खाली वो लेना है, जो मुझे चेक मिला या बैंक से ट्रांसफर हुआ वो नहीं लेना, क्योंकि सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के अंदर खाली कैश अमाउंट लिखा है। तो इसके ऊपर जो मेमोरेंडम है वो ये कहता है कि लॉ की ये इंटेंशन नहीं हो सकती। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 194 आईसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैश भी है, बैंक भी है, ओवरड्राफ्ट भी है और एनी अदर मोड भी है। तो इसलिए उन्होंने सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के अंदर जहां पे ये बात लिखी हुई है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में सेल कंसीडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन प्लस जो कंसीडरेशन कैश में आई वहां पे बैंकवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट और एनी अदर मोड को भी इंक्लूड कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पर। जो सेक्शन 24 है उसके अंदर एसएससी को, जो एसएससी लोन लेता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेता है। काफी सारे ऐसे केसेस देखे गए थे जहां पे जब एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो सेक्शन 48 क्लॉज II के अंदर उस इंटरेस्ट को जो कि एसएससी ने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लिया होता है, उसको भी एसएससी या तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर क्लेम कर रहा था और उसमें इंडेक्सेशन भी ले रहा था। काफी सारी कोर्ट्स ने इसके फेवर में भी डिसीजन दिया था कि डबल टैक्सेशन, जो डबल बेनिफिट जो है वो एसएससी को मिल सकता है। तो उस एनोमली को दूर करने के लिए अब ये स्पेसिफिकली प्रावधान ला दिया गया है सेक्शन 48 क्लॉज II के अंदर कि यदि एसएससी ने सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन ले ली है या चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन ले ली है तो उस केस में एसएससी को सेक्शन 48 क्लॉज II के अंदर ना तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलेगा ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट पर आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के केस के अंदर यह देखा गया था कि जब इंटेंजिबल एसेट्स की सेल होती है तो उनकी कॉस्ट कई केसेस में निल होती है, जैसे कि गुडविल। तो एसएससी ये कहता था कि साहब सेक्शन 55 जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करता है, वहां पे यह नहीं लिखा हुआ कि ऐसे केसेस में जो एसेट है उसकी कॉस्ट निल ली जाएगी, ऐसा वहां नहीं लिखा हुआ। जब किसी एसेट की कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो सकती तो उसका कैपिटल गेन भी डिटरमिन नहीं हो सकता, इसीलिए वो कैपिटल रिसिप्ट है और उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये एसएससी की प्ली होती थी। और इस प्ली को कई कोर्ट्स ने एंटरटेन भी किया। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी को और सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए को अमेंड कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स के केस में जहां पे कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो सकती वहां पे उसकी कॉस्ट को निल माना जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अब यह नहीं कहा जा सकता कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिसीट के बतौर टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट या आप ये कह सकते हैं कि टू सेटल द डिस्प्यूट्स, इस अमेंडमेंट को लाया गया। फाइनेंस बिल 2021 में सेटलमेंट कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था और एक सेटलमेंट कमीशन बोर्ड बनाया गया था जो कि 1 फरवरी 2021 से बनाया गया। कुछ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस का डिस्प्यूट था। पहले ये कहा गया था कि जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस हैं उनका पीरियड कुछ एक्सटेंड कर दिया गया कि आप इस पीरियड के अंदर अपनी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो प्रेजेंटली जो है वो पीरियड 1 फरवरी 2022 तक अवेलेबल था एसएससी को। तो कुछ रिप्रेजेंटेशंस डिपार्टमेंट के पास गई होंगी जिसको एंटरटेन करते हुए ये अमेंड किया गया है कि जो
एप्लीकेशंस या जो मैटर 1 फरवरी 2021 से 1 फरवरी 2020 तक 2022 तक के बीच में पेंडिंग है, 1 फरवरी 2021 से 1 फरवरी 2022 तक पेंडिंग है, तो उस केस के अंदर इस पीरियड को बढ़ा करके एक 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है कि एसएससी अपनी जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है तब तक पास किया जा सकता है या अपनी वो रेक्टिफिकेशन की अर्जी लगा सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 246 के अंदर की गई है। सरकार को यह पूरा एहसास है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास अपील्स का डिस्पोजल नहीं है। जितने भी ऑर्डर्स पास हो रहे हैं वो सारे पाइल अप हो रहे हैं सीआईटी अपील के पास जाकर के, और वहां पे हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 सालों में जो सीआईटी अपील के पास डिस्पोजल है वो करीबन ना के बराबर है। इसी परिस्थिति को रेक्टिफाई करने के लिए एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, एक अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल आया है। पहले भी ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स होता था 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स को डिलीट कर दिया गया था, स्टैट्यूट से हटा दिया गया था। अब दोबारा सरकार को ऐसा लगा है कि ज्वाइंट कमिश्नर अपील आने से अपील्स का डिस्पोजल थोड़ा फास्ट हो पाएगा, थोड़ा तेज हो पाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक और अथॉरिटी बनाने से अच्छा यदि जो पुरानी सीआईटी अपील थी उसी को दुरुस्त किया जाता तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते थे। इससे फिर दोबारा एक नया डिस्प्यूट होगा, जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट होगा, कौन से केसेस ज्वाइंट कमिश्नर अपील देखेगा, कौन से केसेस सीआईटी अपील देखेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के अंदर एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगेन एरिया फॉर लिटिगेशन विल अराइज। बहरहाल सेक्शन 246 सबसेक्शन 1 के अंदर यह बात कही गई है कि ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के पास जो जिन ऑर्डर्स को अपीलेबल ऑर्डर्स होंगे उनकी एक लिस्ट दी गई है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के लिए जा सकते हैं, 144 के लिए जा सकते हैं, 147 का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के अगेंस्ट ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हैं। सेक्शन 201 के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। एक ऑर्डर जो कि एक इंटीमेशन होता है, सेक्शन 206C सबसेक्शन 6A के अंदर अपील में जा सकते हैं। 206CB सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हैं। और इसी तरीके से जो चैप्टर 21 के अंदर पेनल्टी लगाई जाती है जिन ऑर्डर्स के अंदर, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हैं। और इन सब ऑर्डर्स का यदि सेक्शन 154 के अंदर या 155 के अंदर रेक्टिफिकेशन होता है तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हैं। एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील का जो एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके अंदर एक बात ये कही गई है कि यदि कोई ऑर्डर, जो भी असेसमेंट ऑर्डर या पेनल्टी ऑर्डर है, यदि वो डिप्टी कमिश्नर के अबव रैंक के ऑफिसर के अप्रूवल से पास किया जाता है तो उसकी अपील हम ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर होता है, तो यदि डिप्टी कमिश्नर के ऊपर की अथॉरिटी तो ज्वाइंट कमिश्नर होगी या एडिशनल कमिश्नर होगी, तो यदि उसके अप्रूवल से ऑर्डर होता है तो उसकी अपील ज्वाइंट कमिश्नर के पास नहीं लगेगी। ये बात जायज भी है, तो ये एक इसके अंदर एक राइडर डाला गया है। नेक्स्ट इसके अंदर ये बात कही गई है कि सेक्शन 246 सबसेक्शन 2 के अंदर कि यदि कोई अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास पेंडिंग है तो वो अपील ज्वाइंट कमिश्नर अपील को ट्रांसफर की जा सकती है। और ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिएगी या किसी ऐसी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिएगी जिसको बोर्ड ने इस काम के लिए अप्रूव किया है। सेक्शन 246 सबसेक्शन 3 इसका रिवर्सल के बाद बात करता है कि यदि कोई अपील ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है तो वो अपील सीआईटी अपील के पास भी ट्रांसफर की जा सकती है। सेक्शन 246 सबसेक्शन 4 के अंदर यह बात कही गई है कि यदि कोई अपील सीआईटी अपील से ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास ट्रांसफर होनी है या ज्वाइंट कमिश्नर अपील से सीआईटी अपील के पास ट्रांसफर होनी है तो दोनों केसेस में
एसएससी को ट्रांसफर करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी होगा। यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए जरूरी भी है। सेक्शन 246 सबसेक्शन 5 के अंदर यह बात कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस ज्वाइंट कमिश्नर अपील को लागू कराने के लिए कोई स्कीम बना सकती है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यदि कोई फेसलेस अपील का कंसेप्ट लाना है तो उसके लिए पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा। सेक्शन 246 सबसेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि बोर्ड में प्रोवाइड दैट प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड केसेस। यदि बोर्ड को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल कि ज्वाइंट कमिश्नर अपील को कोई एक लिमिट तक ही केसेस मिलने चाहिए, तो इस तरीके का जो स्कीम है पूरी उस स्कीम के अंदर ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स को लागू कराने के लिए जो सेक्शन 2 है उसकी डेफिनेशन में चेंज किया जाएगा, उसके अंदर ज्वाइंट कमिश्नर अपील को डिफाइन किया जाएगा और इसी तरीके से सेक्शन 116 में भी अमेंड किया जाएगा जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात करता है, जिसके अंदर ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स को एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के बतौर उसकी डेफिनेशन को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो सेक्शन 92D की आवाज में लाई गई है। जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है या सीआईटी अपील के पास मैटर होता है तो असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील को ये पावर है कि वो असेसिंग ऑफिसर से ट्रांसफर प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन मांगने के लिए असेसी को कम से कम 30 दिन का टाइम देना होगा और यदि असेसी इस टाइम की एक्सटेंशन के लिए मांगता है तो उसको 30 दिन का और टाइम दिया जा सकता है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मैटर होते हैं उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास काफी कम टाइम बचता है असेसमेंट के लिए, तो इस प्रोविजन को रैशनलाइज करने के लिए यह कहा गया है कि जो 30 दिन का टाइम था उसको घटा के 10 दिन कर दिया गया है कि असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील असेसी को 10 दिन का टाइम देगा कि वो अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन दे। इसका लॉजिक ये दिया गया है कि क्योंकि एसएससी के पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन होती है तो उसको इतने टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फर्दर एसएससी टाइम मांगता है तो वो पीरियड पहले भी 30 दिन का था, अभी भी 30 दिन का है। जो इनिशियल पीरियड असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील ने 30 दिन का देना होता था उसको अब कम करके 10 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो ट्रिब्यूनल के पास अपीलेबल ऑर्डर्स को लेकर के आई है। सेक्शन 253 के अंदर एसएससी जो है वो ट्रिब्यूनल में अपील करता है। जो अपीलेबल ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके अंदर मोटे तौर पे ये बात कही गई है कि जो सीआईटी अपील ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट जो है वो अपील में जाया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ है कि कमिश्नर को यह पावर दी गई है या सीआईटी अपील को यह पावर दी गई है कि वो सेक्शन 271AA-B, 271AA-C, 271AAA-D के अंदर सीआईटी अपील भी पेनल्टी लगा सकता है। इन तीनों सेक्शनों के अंदर यदि सीआईटी अपील पेनल्टी लगाता है तो पहले ये अपीलेट अथॉरिटी के पास जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है वो उस लिस्ट में नहीं थे, तो अब इन सारे ऑर्डर्स को भी जहां पे सीआईटी अपील सेक्शन 271AA-B, सेक्शन 271AA-C, सेक्शन 271AA-D के अंदर पेनल्टी लगाता है, तो अब उन ऑर्डर्स को भी अपीलेट अथॉरिटी के पास अपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है रिवीजन जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करता है। 263 के अंदर बदलाव लाया गया था कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर 263 का रिवीजन कर सकता है और यदि वो रिवीजन की है 263 के अंदर और ऑर्डर्स का रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है। तो ये ऑर्डर्स भी पहले अपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट में नहीं थे, अब इनको भी अपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है जो जनरल प्रोविजन है वो ये है कि यदि सीआईटी अपील का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी अपील में जाया जा सकता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहां पे ऑर्डर पास किया जाता है
और उसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में नहीं जाना होता, डायरेक्ट जो है वो आईटीएटी के अंदर जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई असेसिंग ऑफिसर डीआरपी के ऑर्डर के बाद ऑर्डर पास करता है तो ये ऑर्डर जो है वो सीआईटी अपील के पास अपील नहीं होती, इसकी आईटीएटी में होती है। लेकिन ये ऑर्डर भी, इस ऑर्डर के अगेंस्ट यदि क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करनी होती है, सेक्शन 253 सबसेक्शन 4 है, तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि यदि सीआईटी अपील का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल की जा सकती है। लेकिन यदि डीआरपी के ऑर्डर की अवज में असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है तो असेसी जो है वो अपील में जाता है, तो इसके अगेंस्ट यदि डिपार्टमेंट को क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करनी होती थी तो उसका प्रावधान नहीं था, तो उसको भी अब जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि एक सहायक हैं, जिनकी वजह से एक असेसी के पास या डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार नहीं थे कि वो अपील में जाएं या क्रॉस ऑब्जेक्शन करें। तो इन प्रोविजंस को ला करके जो आईटीएटी के पास जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं या जो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का है, उनको एक सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है, जो प्रपोज की गई है, वो सर्च प्रोविजंस में की गई है। इसके अंदर ये चेंज किया गया है कि ऑफिसर को, ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि वो ड्यूरिंग द सर्च या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स किसी और पर्सन की मदद ले सकता है। उदाहरण के तौर पर वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल अटैचमेंट करनी होती है, या लॉक स्मिथ की सर्विसेज ले सकता है। लेकिन इन सर्विसेज को लेने के लिए उनको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल से अप्रूवल लेनी होगी, और इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो लेके आएंगे। नेक्स्ट इसमें यह है कि पहले सर्च के प्रोविजंस में 153A के अंदर असेसमेंट की जाती थी, और जो टाइमलाइन थी वो लास्ट ऑथराइजेशन से लिंक्ड थी। क्योंकि सेक्शन 153 भी अब स्टैट्यूट में नहीं है, तो लास्ट ऑथराइजेशन का क्या मतलब है उसको सेक्शन 132 के अंदर ही डाल दिया गया है। क्योंकि ये बात हो सकती है कि ये मुद्दा उठे कि सेक्शन 153 भी तो अब स्टैट्यूट में है ही नहीं, तो लास्ट ऑथराइजेशन का मतलब कहां से लिया जाए। तो जो इसको भी हार्मोनाइज करने के लिए जो लास्ट ऑथराइजेशन का मतलब है उसको सेक्शन 132 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। सेक्शन 170A के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। सेक्शन 170A ये कहता है कि असेसी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, फॉर एग्जांपल यदि इंसॉल्वेंसी कोड 2016 के अंदर कोई असेसी का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, या मर्जर के अंदर या डीमर्जर के अंदर, तो असेसी को उस ऑर्डर के 6 महीने के अंदर अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन इसके पैरेलल ये प्रोविजन नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर ये इस रिवाइज रिटर्न के मुताबिक अपने ऑर्डर को कैसे चेंज करेगा। तो अब ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि जब असेसी सेक्शन 170A की मदद से रीऑर्गेनाइजेशन के केस में, चाहे वो इंसॉल्वेंसी कोड के मुताबिक हो, या मर्जर हो, या डीमर्जर हो, या अमलगमेशन हो, तो उस रिवाइज रिटर्न के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर भी उस असेसमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। ये प्रोविजन भी सेक्शन 170A के अंदर जो असेसी अपनी रिटर्न फाइल करता है उसको हार्मोनाइज करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो बेनामी एक्ट के अंदर प्रोविजंस को रैशनलाइज करने के लिए की गई है। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट 45 दिन के अंदर अपील फाइल करनी होती है। प्रोविजन ये है कि ये 45 डेज डेट ऑफ ऑर्डर से देखने थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये महसूस किया कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है तो वो ऑर्डर कई बार इनिशिएटिंग ऑफिसर को नहीं मिल पाता या असेसी को रिसीव नहीं हो पाता। तो वहां पे डेट ऑफ ऑर्डर को अब चेंज करके डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर और असेसी कर दिया गया है। कहने का मतलब है पहले अपील विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर करनी थी, लेकिन अब जो है अपील वो
विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर करनी है। ये एक प्रोविजन को रैशनलाइज करने के लिए किया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 54A है, जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पेनल्टी लगाती है, तो वहां पे भी जो टाइम था वो 45 दिन का टाइम है और उसके अंदर भी डेट ऑफ ऑर्डर था, तो उसको भी सेम तर्ज पे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर कर दिया गया है। इसी तरीके से बेनामी के अंदर एक छोटा सा चेंज ये किया गया है कि जो नॉन रेजिडेंट है, जब नॉन रेजिडेंट को हाई कोर्ट के अंदर जाना होता था तो जुरिस्डिक्शन का सवाल आता था, क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो किसी स्टेट में रहता नहीं है, वो तो बाहर रहता है, तो वो कौन सी हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील फाइल करे। तो जहां पे ये डिसाइड ना हो पा रहा हो कि जो एनआरआई है वो कौन सी हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा, तो इसके लिए एक प्रावधान ये ला दिया गया है कि जिस इनिशिएटिंग ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है, तो उस इनिशिएटिंग ऑफिसर के हिसाब से उस नॉन रेजिडेंट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को देखा जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 153 के अंदर लाई गई है। सेक्शन 153 के अंदर असेसमेंट्स को किस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट किया जाएगा उसका समय दिया होता है। असेसमेंट ईयर 21-22 से यह कहा गया था कि जो असेसमेंट कंप्लीट करनी है असेसिंग ऑफिसर ने, वो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर करनी है। लेकिन सेक्शन 153 सब सेक्शन 2 के अंदर यह कहा गया है कि ये जो असेसमेंट का नोटिस भेजना है वो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर भेजना है। असेसमेंट कंप्लीट करनी है 9 महीने के अंदर, असेसमेंट का नोटिस भेजना है विद इन 3 मंथ्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नोटिस भेजने के प्रैक्टिकली असेसिंग ऑफिसर को जो टाइम मिल रहा था वो असेसमेंट करने का 6 महीने का टाइम मिल रहा था। तो सरकार का कहना यह है कि क्योंकि अब वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट अलग अलग हो गई हैं, तो इसमें हार्मोनी बनाने के लिए सरकार को काफी टाइम लगता है, डिपार्टमेंट को काफी टाइम लगता है। तो जो 6 महीने का समय था वो काफी कम समय था, इससे क्वालिटी ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए उस 6 महीने को बढ़ा करके बेसिकली थोड़ा सा 3 महीने का टाइम और दिया है। और जो पहले 9 महीने का टाइम था असेसमेंट कंप्लीट करने का, उसको अब बढ़ा करके 12 महीने कर दिया गया है। मतलब जो असेसमेंट 31 दिसंबर तक होनी थी अब वो मार्च तक हो सकती है, तो 3 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो एक नया सेक्शन प्रपोज किया गया है, सेक्शन 153 सबसेक्शन 3। ये सर्च केसेस के अंदर है। जब सर्च केसेस के अंदर भी अब जो असेसमेंट होनी है वो सेक्शन 148 के अंदर होनी है। जब 148 की असेसमेंट होनी है और यदि कोई पहली असेसमेंट सेम सालों की पेंडिंग चल रही है, तो ये प्रोविजन ये कहता है कि अब उन केसेस के अंदर जो टाइम है, जितना टाइम अवेलेबल है असेसमेंट करने का, अब वो 12 महीने और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर्च केसेस के अंदर यदि कोई पहले से ही असेसमेंट चल रही है और दोबारा नोटिस भेजा गया है एसएससी को सेक्शन 148 में, तो उन केसेस के अंदर जो टाइमलाइन को है वो 12 महीने से बढ़ा दिया गया है। ये प्रपोज्ड है, सेक्शन 153 सबसेक्शन 3A को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 148 के प्रोविजंस को लेकर के प्रपोज की गई है। हमें पता है कि अब सर्च केसेस के अंदर भी सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट की जाएगी। सेक्शन 148 में सेक्शन 148A लाया गया था, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को पहले सेक्शन 148A क्लॉज B का नोटिस देना होता है, लेकिन सर्च केसेस के अंदर ये माना जाता है कि जब सर्च हुई है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है और असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148A के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता। सर्वे केसेस के अंदर भी ये माना जाता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन यदि सर्वे है तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148A के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ये एक मोटे तौर पे कानून है। नेक्स्ट बात आती है कि इसके अंदर जो प्रपोज किया गया है वो ये प्रपोज किया गया है कि सेक्शन 148 के अंदर असेसी को 3 महीने का
टाइम दिया जाएगा रिटर्न फाइल करने के लिए उस महीने से जिस महीने के अंदर एसएससी को नोटिस इशू किया गया है, या एसएससी यदि और ज्यादा टाइम मांगता है तो उस टाइम के अंदर एसएससी को रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन इसके अंदर एक राइडर ये लगा दिया गया है कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न उस टाइम के अंदर जमा नहीं करता है जो कि सेक्शन 148 के अंदर टाइम दिया गया है, तो फिर उस रिटर्न को यह नहीं माना जाएगा कि वो रिटर्न सेक्शन 139 के अंदर फाइल की गई है और असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। जब ये प्रोविजन लाया गया है तो यहां पे इसका कोई लॉजिक नहीं दिया गया है, लेकिन जो मुझे लॉजिक लगता है वो ये लगता है क्योंकि डिपार्टमेंट को काफी सारी असेसमेंट्स को खोना पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस कई बार नहीं भेजता और इसकी वजह से सारी असेसमेंट जो है वो क्रैश कर देती हैं कोर्ट्स। तो अपनी कमी को छुपाने के लिए शायद ये अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की गई है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो ये है कि उन केसेस के अंदर जहां पे सर्च और सर्वे 15 मार्च के बाद किया जाता है तो वहां पे डिपार्टमेंट के पास काफी कम टाइम बच रहा था एसएससी को नोटिस इशू करने का। दूसरा, जो सर्च होती है वो इन्वेस्टिगेशन टीम करती है और जो नोटिस देना होता है वो असेसमेंट टीम को देना होता है। तो क्योंकि दोनों टीम्स अलग होती हैं तो ये जो टाइम अवेलेबल था डिपार्टमेंट के पास कम था, तो ये प्रपोज किया गया है कि यदि सर्च या सर्वे 15 मार्च के बाद होता है तो नोटिस करने का टाइम 15 दिन बढ़ा दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि नोटिस जो है वो 31 मार्च तक इशू कर दिया गया है। तो बेसिकली ये प्रोविजन भी एक डिपार्टमेंट को थोड़ा सा टाइम और मिल जाए उसके लिए दिया गया है। इसी के अंदर यह भी प्रपोज किया गया है कि जो सेक्शन 151 के अंदर सेक्शन 148A का या 148 के नोटिस के लिए जो अप्रूवल्स थे उनको लेना होता था, तो 3 साल के बियॉन्ड जो अप्रूवल है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का था। यदि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं है तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर से अप्रूवल ले सकते थे। तो उन अप्रूवल के प्रोविजंस को भी सेक्शन 151 के अंदर हार्मोनाइज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 285B एक सेक्शन है जिसके अंदर एक लायबिलिटी टू फर्निश स्टेटमेंट होता है। जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हमें सरकार को रिपोर्ट करना होता है, एसएससी को रिपोर्ट करना होता है। तो पहले जो इससे रिलेटेड प्रोविजन था, जो पेनल्टी थी इस केस में, वो इस चीज के लिए थी कि यदि एसएससी ने कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं तो सेक्शन 271FAA में पेनल्टी लग सकती है कि यदि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्ट की है सेक्शन 285BA के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी होती है तो उसकी पेनल्टी का प्रावधान सेक्शन 271FAA के अंदर है। लेकिन वहां पे यह चीज नहीं लिखी हुई थी कि यदि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए यदि वो उस रिटर्न को गलत सर्टिफाई करता है तो उसकी पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। तो अब इसके अंदर पेनल्टी के अंदर फॉल्स सर्टिफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट लाई गई है जस्ट टू एम्पावर द डिपार्टमेंट टू इंपोज मोर पेनल्टीज एंड दीज प्रोविजंस सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 271C। सेक्शन 271C बात करता है कि फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस की। सेक्शन 276B बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस की। तो वहां पे जो पेनल्टी है वो इतनी पेनल्टी है कि जितना टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया, या सेक्शन 276B में भी जो आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ टीडीएस के प्रोविजंस ऐसे हैं अब जहां पे एसएससी को वो मॉनेटरी में पेमेंट नहीं कर रहा, काइंड में करना है, फिर भी उसको इंश्योर करना होता है कि वो टीडीएस कटे। तो वो चीज सेक्शन 271C में और 276B में कवर नहीं थी।
उदाहरण के तौर पर सेक्शन 194 कहता है, 194R कहता है टीडीएस ऑन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स। सेक्शन 194BA कहता है टीडीएस ऑन नेट विनिंग्स ऑन ऑनलाइन गेम्स। तो इन केसेस के अंदर, या एक केस और है सेक्शन 194S जो कि कहता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इन केसेस में ऐसा हो सकता है कि कैश की पेमेंट ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट से को कन्वर्ट एसएससी ने दूसरे में किया, तो तब भी टीडीएस कटना है, उसको इंश्योर करना है। तो उन केसेस के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो है नहीं, लेकिन जो टीडीएस है वो इंश्योर होना है। तो उस चीज को भी सेक्शन 271C के अंदर और 276B के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है कि जहां पे एसएससी को यह इंश्योर करना है कि प्रॉपर टीडीएस कटे और वो ये इंश्योर नहीं करता, तब भी उसके ऊपर 271C और 276B के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। अगली अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 94B के अंदर है। इसके अंदर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया है, जहां पे जो इंटरेस्ट पे करता है एसएससी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, ये प्रोविजन जो है वो काफी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इसलिए इसको मैं यहां पे बहुत ज्यादा इलेबोरेटली डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये जनरल पब्लिक या बहुत कम केसेस के अंदर सेक्शन 94B की एप्लीकेबिलिटी होती है। नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो भी इसी तर्ज पर है, सेक्शन 196A है, जो कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन इनकम टू नॉन रेजिडेंट की बात करता है। वहां पे टीडीएस जो है वो 20% काटना होता है। तो इसके अंदर एक 196A का प्रोविजो प्रपोज किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि यदि ट्रीटी के अंदर कम रेट है तो कम रेट से टीडीएस काटना है। काफी रिप्रेजेंटेशंस थी गवर्नमेंट के पास कि 20% का रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक हार्मोनाइजिंग प्रोविजन है कि यदि ट्रीटी के अंदर कम रेट है तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस उन केसेस के अंदर टीडीएस जो है वो लोअर रेट पे काटा जाना चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस होता है जब एम्प्लॉय को पे किया जाता है तो उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये है कि यदि वो बैलेंस 50,000 या उससे ज्यादा का एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है तो उसके ऊपर 10% टीडीएस काटना है। इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 192A है। उसी के अंदर एक प्रोविजो है जो कि ये कहता है कि यदि जिस एम्प्लॉय के पास पैन नंबर नहीं है और उसको यदि ये बैलेंस पे किया जा रहा है तो टीडीएस का रेट 10% ना होकर के एमएमआर होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा। काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास थी जो ये कह रही थी कि जो छोटे एम्प्लॉइज होते हैं कई बार उनके पास पैन नंबर नहीं होता, उनको पैन नंबर की जरूरत नहीं होती, तो ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो काफी हार्श प्रोविजन है। तो इसलिए इस सेक्शन को भी बाकी सेक्शंस के पैरेलल ला करके ये कह दिया गया है कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं है, क्योंकि बाकी सारे प्रोविजंस के अंदर, टीडीएस के प्रोविजंस के अंदर यह है कि यदि जिसको पेमेंट की जा रही है उसके पास पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस जो है वो 5% या 20% से कटेगा। तो यहां पे पैन नंबर ना होने की एवज में जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट था उसको हटा दिया गया है, प्रोविजो को हटा दिया गया है, सेक्शन 192A के प्रोविजो को हटा दिया गया है। अब यदि एम्प्लॉय के पास पैन नंबर नहीं है और इसको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बैलेंस की पेमेंट होती है तो टीडीएस अब 30% ना कट के 20% ही कटेगा। नेक्स्ट, एक काफी बड़े एसएससी को ये दिक्कत आती थी कि कई बार एसएससी को एक्रूअल बेसिस पर अपनी इनकम लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस है। तो कई केस में एसएससी ने सपोज करो कि 1 साल के अंदर अपनी इनकम ले ली, लेकिन उसको वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, वो पेमेंट उसको नेक्स्ट ईयर्स में रिसीव हुई और जिस साल में उसको पेमेंट रिसीव हुई डिडक्टर ने टीडीएस उस साल में काटा। अब इनकम एसएससी उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल 2020 में ले चुका, लेकिन पेमेंट उसको हुई 2022 के अंदर, तो टीडीएस कट गया 2022। अब उसको ये दिक्कत आती थी कि वो उस टीडीएस का बेनिफिट कैसे ले। तो ऐसी सिचुएशन को दूर करने के लिए सेक्शन 155 सबसेक्शन 20
को प्रपोज किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जिस साल में एसएससी का टीडीएस कटा है, एसएससी उसके उस फाइनेंशियल ईयर एंड के 2 सालों के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है उस रिफंड को क्लेम करने के लिए। साथ के साथ सेक्शन 244A 244A के अंदर भी अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है कि ऐसे केसेस के अंदर जो एसएससी को इंटरेस्ट मिलेगा वो उस डेट से मिलेगा जिस डेट पे एसएससी ने अपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई है, सेक्शन 155 सबसेक्शन 20 की एप्लीकेशन लगाई है और जिस डेट तक उसको रिफंड मिला है। तो ये भी एक अच्छा प्रपोजल है, इससे एक एसएससी की हार्डशिप जो है वो कम होती है। नेक्स्ट जो है एक जो प्रोविजंस है जहां पे ये बात कही गई है कि जब एसएससी को टीडीएस काटना होता है, डिडक्टर को टीडीएस काटना होता है और जिसका टीडीएस कट रहा होता है, जिसको स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाता है, यदि उसने पिछले साल में रिटर्न नहीं फाइल की होती और उसका टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो हायर रेट्स पे टीडीएस काटना होता है। तो काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास थी ये लेकर के कि ये बहुत हार्श प्रोविजन है। तो जो मेन रिप्रेजेंटेशन थी वो ये थी कि कई केसेस में ऐसा था कि एसएससी को अपने जिसको पेमेंट की जा रही है वो अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य ही नहीं है, कानून के दायरे में ही नहीं आता रिटर्न फाइल करने के। तो ऐसे केसेस में एक हार्डशिप थी। तो एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि ये कहा गया है कि यदि जो स्पेसिफाइड पर्सन है यदि वो रिटर्न फाइल करने के दायरे में ही नहीं आता तो उसका हायर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये भी एक वेलकम मूव है, लेकिन ये कैसे इंप्लीमेंट होगा ये एक देखने वाली बात है। नेक्स्ट अमेंडमेंट भी क्लैरिफिकेशन के रूप में है। एक अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट जो है वो लाया गया था। तो अपडेटेड रिटर्न के अंदर एक क्वेश्चन आता था कि 234B का इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन डाला गया है कि जब अपडेटेड रिटर्न फाइल की जाएगी तो असेस्ड टैक्स देखा जाएगा कि कितना टैक्स बन रहा है। पहली रिटर्न के अंदर एसएससी ने कितना एडवांस टैक्स दिया होगा उसको कम करके 234B का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर एक प्रोविजन ये लाया गया था कि क्लोज्डली हेल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस के अंदर यदि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो ये प्रीमियम जो है या जो शेयर का प्राइस है यदि वो बुक वैल्यू से ज्यादा होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल था ये प्रोविजन जब इन्वेस्टर जो है वो रेजिडेंट है। कहने का मतलब है कि यदि नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनीज में पैसा लगा रहे थे तो उनके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं था। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इससे जो इंडियन इन्वेस्टर है वो डिमोरलाइज हो रहा था और जो नॉन रेजिडेंट था वो खुल करके पैसा लगा पा रहा था। पहली बात तो जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B है वो इलॉजिकल था, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पर इशू करने हैं या नहीं करने ये एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद ऐसा महसूस किया गया कि कंपनीज के अंदर पैसा लगना काफी कम हो गया और यदि पैसा लग भी रहा था तो वो नॉन रेजिडेंट लगा रहा था। अब ये प्रोविजन नॉन रेजिडेंट पर भी लागू कर दिया गया है। जो समय की डिमांड थी, यदि ये सेक्शन को रेजिडेंट से भी हटा दिया जाता तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बेहतर मूव हो सकता था, लेकिन क्योंकि डिस्पैरिटी थी नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। लेकिन अब नॉन रेजिडेंट भी इंडियन कंपनी के अंदर यदि जो पब्लिक कंपनीज नहीं है या जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर पैसा लगाता है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये प्रोविजन काफी हार्श है, लेकिन इसने एक हार्मोनी डेवलप की है अगेन एक रेजिडेंट इन्वेस्टर एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर में। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज को लेकर के है। तो कुछ रूल 3 में और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर कोई एक पैरिटी नहीं थी, अब उसको पैरिटी को लाने के लिए उन दोनों को हार्मोनाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA के अंदर SEZ के अंदर जो
एंटिटीज होती हैं उनको 15 साल के लिए एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ये कोई कंडीशन नहीं थी कि जो एंटिटीज या जो एसएससी सेक्शन 10AA की एग्जम्पशन ले रहे हैं उनको अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। लेकिन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बात थी कि एसएससी को अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। अब इसके अंदर भी पैरिटी लाने के लिए एक सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि वो एसएससी जो कि सेक्शन 10AA के अंदर एग्जम्पशन लेना चाहता है उसको तभी एग्जम्पशन मिलेगी यदि वो अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ड्यू डेट से पहले फाइल कर देता है। दूसरा, सेक्शन 10AA के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो विद इन टाइम जो है वो इंडिया के अंदर लाई जाए, तो ये प्रोविजन इसमें मिसिंग था। उन सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वाली स्कीम को देखते हुए जहां पे ये जनरली प्रोविजन होता है कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो इंडिया में लाई जानी चाहिए, तो अब इसके अंदर भी वो कंडीशन डाल दी गई है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 43B और 43D है। इन दोनों सेक्शंस के अंदर एक टर्म यूज होती है डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इन दोनों टर्म्स को अब रिप्लेस करके एक नई टर्म डाल दी गई है जिसके अंदर ये लिखा है कि अब ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी कंपनीज को रिप्लेस करके सच क्लास ऑफ एनबीएफसी एज में बी स्पेसिफाइड। तो वो सच क्लास ऑफ एनबीएफसी कंपनीज एज में बी स्पेसिफाइड जो जब भी ये स्पेसिफाई करेंगे तब आएगा। तो अब इस सेक्शन को जो है वो इस तरीके से अमेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट लाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका काफी फार रीचिंग इफेक्ट होगा। सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स इन कैश। कोर्ट्स का यह मानना था कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर टैक्स तब लगेगा जब परक्विजिट्स काइंड में आए हों, यदि कैश में आए हो तो नहीं लगेगा। लेकिन इस बजट के अंदर जब ये सेक्शन लाया गया था उसका मेमोरेंडम का हवाला देते हुए ये कहा गया कि लॉ की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, इसलिए अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 उन परक्विजिट्स पर भी लगेगा, उन बेनिफिट्स पे भी लगेगा जो कि कैश में है। इसके अंदर वो सारे लोन्स के वेवर कवर हो जाएंगे अब, जो कि बैंक्स जो हैं वो एसएससी का लोन वेवर कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक बेनिफिट इन कैश और परक्विजिट्स इन कैश माना जाएगा और इसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट इस अमेंडमेंट का होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 241A, 245 और सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A में है। सेक्शन 241A ये कहता है कि यदि किसी एसएससी की असेसमेंट पेंडिंग है और उसका यदि कोई रिफंड बकाया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस रिफंड को विदहेल्ड कर सकता है, लेकिन इससे पहले उसको प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा ही प्रोविजन जो है सेक्शन 245 के अंदर है। दोनों सेक्शंस के अंदर सेम प्रोविजन है, इसलिए इसको हार्मोनाइज करने के लिए जो सेक्शन 241A के अंदर इससे रेलिवेंट प्रोविजन है उसको हटा दिया गया है। साथ ही सेक्शन 244 सबसेक्शन 1A के अंदर ये प्रावधान है कि एडिशनल इंटरेस्ट एसएससी को रिफंड पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सेक्शन 244 सबसेक्शन 1A के अंदर ये क्लॉज डाल दी गई है कि ऐसे केसेस के अंदर जहां पे रिफंड को विदहेल्ड किया जाता है उस केसेस में असेसिंग ऑफिसर जिस डेट पे रिफंड को विदहेल्ड करता है और उस डेट तक, जिस डेट तक उसकी असेसमेंट कंप्लीट होगी उस डेट तक एसएससी को एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्ट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अब जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, उनकी सनसेट क्लॉज पहले आ चुकी है तो उनको अब एक्ट से हटाने का प्रपोजल है। सेक्शन 88 है जिसके अंदर पहले एसएससी को रिबेट मिलती थी, अब पहले सेक्शन 88 के अंदर रिबेट थी, अब सेक्शन 80C में है तो 88 को ओमिट कर दिया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 1023 BBF है, सेक्शन 1023 EB है, सेक्शन 1026A है, सेक्शन 1041 है और सेक्शन 1049 है।
नेक्स्ट एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक्सटेंशन दी गई है यूटीआई को, उसकी यूनिट्स की एग्जम्पशन के लिए। पहले ये एग्जम्पशन 31 मार्च 2023 तक थी, अब उसको 6 महीने बढ़ा करके 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है। इसको जो पूरा हेडिंग इसकी दी गई है वो ये है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जम्पशन टू स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SUUTI, एंड प्रोवाइडिंग फॉर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कहा गया है कि जब सारी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तो वो अपनी पोस्ट से जो है उसकी पोस्ट को वो वेकेट कर देगा। नेक्स्ट है एक सेक्शन है 276A, जो कि एक लिक्विडेटर के प्रोसिक्यूशन की बात करता है यदि वो कुछ प्रोविजंस का पालन नहीं करता। तो जो सेक्शन 276A के अंदर है वो बहुत माइनर ऑफेंसेस के लिए उसका प्रोसिक्यूशन है। तो इन केसेस में काफी दिक्कत आ रही थी लिक्विडेटर को। तो अब ये कह दिया गया है कि ये प्रपोजल है कि 1 अप्रैल 2023 से सेक्शन 178 के उल्लंघन के लिए लिक्विडेटर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा। साथ के साथ इसके अंदर ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो पुराने प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं लिक्विडेटर के अगेंस्ट सेक्शन 276A के अंदर, वो कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर इस अमेंडमेंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को लेके की गई है। जैसा कि हमने देखा है कि 2021 के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर और फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 1023C, इन सारे प्रोविजंस को लेकर के ये सरकार का एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट रहा है। उसी सीरीज के अंदर इस बजट का यदि हम मेमोरेंडम देखते हैं तो करीबन 10 पेजेस चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को डिवोट किए गए हैं। मैं सबसे पहली अमेंडमेंट पर आता हूं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट पर आता हूं, जो कि इस हेडिंग से शुरू होती है, रैशनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। जो एग्जम्पशन के प्रोविजंस हैं उनके अंदर यह प्रावधान है कि जो कॉर्पस फंड है यदि किसी ट्रस्ट को मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ट्रस्ट ने ट्रस्ट फंड में से पैसा खर्च किया है तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से प्रावधान है कि जब एसएससी लोन लेता है और उस लोन में से खर्चा करता है तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाता, उसको खर्चा तब माना जाता है जब वो लोन की रीपेमेंट होता है। अब सरकार के दिमाग में ये एप्रीहेंशन थी कि सपोज करो कॉर्पस फंड से पिछले सालों में कोई खर्चा कर दिया गया, या उस चीज को ट्रेस करना कि वो खर्चा कब हुआ, और कॉर्पस फंड किसी ट्रस्ट का कम हो गया, घट गया, और अब करंट ईयर्स में या आगे आने वाले सालों में ट्रस्ट उस कॉर्पस फंड को रिकूप करती है तो कानून के अंदर यह प्रावधान है कि उसको एप्लीकेशन माना जाएगा, या लोन रीपे करती है तो रीपेमेंट को एप्लीकेशन माना जाएगा। तो ओपन एंडेड छोड़ने की बजाय उसके अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो ये की गई है कि यदि 1 अप्रैल 2021 से पहले कॉर्पस फंड से यूटिलाइजेशन हुआ है या लोन से कोई खर्चा किया गया है तो उन लोन्स की रीपेमेंट और उस कॉर्पस फंड की रिकूपमेंट को एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। यह बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। दूसरा, यह प्रपोज किया गया है कि जब कभी भी कॉर्पस फंड से खर्चा किया जाएगा या लोन लेकर के खर्चा किया जाएगा तो खाली अगले 5 सालों तक यदि उस कॉर्पस फंड को पूरा कर दिया जाता है या उस लोन की रीपेमेंट कर दी जाती है तभी उसको एप्लीकेशन माना जाएगा। 5 सालों के बियॉन्ड उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट इसी बेस पर प्रपोज की गई है कि यदि पिछले सालों के अंदर कॉर्पस फंड में से कोई खर्चा किया गया है या लोन लेकर के कोई खर्चा किया गया है और वो खर्चा
कानून के अंदर अलाउ नहीं है सेक्शन 13 की वजह से या किसी और वजह से, तो उस लोन का रीपेमेंट या उस कॉर्पोरेट फंड का रिकूपमेंट भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इन प्रोविजन से यह पता चलता है कि सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को कितनी माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो फॉर्मिंग ऑफ मल्टीपल ट्रस्ट के रिगार्ड की गई है। सरकार को यह शंका थी कि जो एसएससी को यह अधिकार होता है कि वो 15% एक्यूमुलेट कर सकता है हर साल बिना किसी कंडीशन के, तो डिपार्टमेंट के सामने ये आया कि बहुत सारी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस बना करके उनको डोनेशंस दे रही हैं और वो 15% एक्यूमुलेट करके उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उस एक्टिविटी को रोकने के लिए अब यह प्रावधान लाया गया है कि जो डोनेशंस दी जाती हैं उस डोनेशंस का खाली 85% ही एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ प्रोविजंस थे ऐसे जो कि रिडंडेंट हो गए थे, उनको ओमिट कर दिया गया है। ओमिशन ऑफ रिडंडेंट प्रोविजंस टू रोल बैक ऑफ एग्जम्पशन with a view to rationalize the provisions, it is proposed to omit the second, third and fourth proviso to section 12A subsection 2 of the act। अब हमने देखा था कि 2021 के अंदर कुछ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और रेगुलर रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट लाया गया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 सालों के लिए मिलती है और जब 3 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और ट्रस्ट अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती है तो उसको दोबारे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी गई जिन्होंने कहा कि साहब हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी और एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन लेने गए तो पहले उनको प्रोविजनल लेना पड़ा और फिर दोबारे रेगुलराइज करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए यह प्रावधान लाया गया कि वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो पहले ही एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यदि वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो बात बन जाएगी। ये एक वेलकम मूव है, किसी के लिए भी पहले प्रोविजनल लेना और फिर दोबारा उसी को रेगुलराइज करने में एक डबल एक्टिविटी जो है वो एसएससी की लग रही थी। एक सेक्शन है सेक्शन 1023C और सेक्शन 12AB। इसके अंदर यदि कोई स्पेसिफाइड वायोलेशन होता है तो उसकी वजह से ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था उसके अंदर ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो एसएससी को मिल रहा था, तो स्पेसिफाइड वायोलेशन के अंदर यह चीज नहीं थी कि यदि एसएससी ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है तो क्या उसके बेसिस पर भी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो अब स्पेसिफाइड वायोलेशन के अंदर स्पेसिफिकली ये बात डाल दी गई है कि यदि जो इंफॉर्मेशन एसएससी ने दी है यदि वो कंप्लीट नहीं है या वो गलत है या इनएक्यूरेट है तो उसको भी स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाएगा और उसके आधार पर भी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो इस चीज को लेकर के है कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस नॉट फाइलिंग द एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। सपोज करो जब से ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और रेगुलर रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनका रजिस्ट्रेशन बट नेचुरल है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रहा। लेकिन ऐसी कुछ ऐसा प्रोविजंस है एक्ट के अंदर कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होती है, जब वो चैरिटेबल एक्टिविटी करना बंद कर देती है या और उस ट्रस्ट को कोई और ट्रस्ट एक्वायर कर लेती है जिसका पर्पस चैरिटेबल नहीं है, तो उस केस में जो उनका फंड होता है, जो एक्रेडिटेड फंड्स होता है, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जहां पे एसएससी खुद रजिस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं करता तो उस केसेस में ये प्रोविजन नहीं थे, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे कि उसको अपने एक्रेडिटेड फंड्स पे जो इकट्ठा हुआ फंड है उसके ऊपर टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल ना कराने की वजह से यदि रजिस्ट्रेशन लूज हो जाता है तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ट्रस्ट का
वो रिस्पॉन्सिबल होगा जिस साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था उस साल के एंड के 14 दिन के अंदर उसको उसके ऊपर टैक्स जमा करना होगा। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म 9A और फॉर्म 10 को लेकर के है। जनरली प्रोविजन ये है कि जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के केस में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से 1 महीने पहले करनी होती है। कुछ रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास गए जिन्होंने ये कहा कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में वो इंफॉर्मेशन देनी होती है जो कि फॉर्म 10 और 9A में आती है, और ये दोनों फॉर्म ट्रस्ट को अपनी रिटर्न के साथ फाइल करने होते हैं। तो क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पहले सबमिट करनी है, रिटर्न जो है वो 1 महीने बाद करनी है, और फॉर्म 9A और फॉर्म 10 भी रिटर्न के साथ फाइल करने हैं। तो ऑडिटर के पास फॉर्म 9A और फॉर्म 10 की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो शायद ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए गई होगी कि वो चाहते होंगे कि जो ऑडिट रिपोर्ट का जो टाइम है क्या पता सरकार बढ़ा करके उसको भी रिटर्न के साथ ही ले आए। लेकिन इन्होंने इसका एक और चेंज ला करके इसमें यह कर दिया कि जो फॉर्म 9A और फॉर्म 10 है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से 2 महीने पहले जमा करने हैं। अब 3 डेट्स हो गई। सबसे पहले फॉर्म 9A और फॉर्म 10 रिटर्न फाइलिंग की डेट से 2 महीने पहले जमा करने हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 1 महीने पहले जमा करनी है, और जो रिटर्न है वो ड्यू डेट पर फाइल करनी है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट लाई गई है वो डिनायल ऑफ एग्जम्पशन वेयर रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फर्निश्ड विद इन टाइम को लेकर के आई है। हमने देखा है कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के केस में यदि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जिसके अंदर जो ड्यू डेट है उस पर रिटर्न नहीं फाइल करी तो एग्जम्पशन नहीं मिलती। तो कई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस ने यह कोशिश करी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया ताकि उनको एग्जम्पशन मिल जाए। तो इसके लिए क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एग्जम्पशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल करी है, ना कि अपडेटेड रिटर्न वाले बढ़े हुए टाइम के अंदर। नेक्स्ट अमेंडमेंट एटीजी को लेकर के है। एटीजी के अंदर जो 50% और 100% वाली फंड्स होते हैं जहां पे एग्जम्पशन मिलती है, तो वहां पे 3 फंड ऐसे थे जहां पे स्पेसिफिक नाम से फंड्स थे जिसके लिए एटीजी की एग्जम्पशन मिल रही थी। तो उन तीनों फंड्स को एटीजी के दायरे से बाहर कर दिया गया है और 3 सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन एटीजी सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज आई, एटीजी सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज IIIC, एटीजी सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज IIID। यहां पे जो फंड्स थे उनमें स्पेसिफिक नाम आ रहा था कुछ लोगों का, इसी वजह से उसको ओमिट कर दिया गया है।